हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, यानी जीवों की उत्पत्ति से रिलेटिव जितने भी साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी। आखिर अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों की अलग अलग अवधारणा थी, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्या है? जीवन की उत्पत्ति कैसे और कब कहाँ हुआ? वैज्ञानिकों ने एवं दार्शनिकों ने समय समय पर अपने प्रश्नों के उत्तर को कहने की मतलब है जो जीवन की उत्पत्ति हुई। भैया आपने ये बता दिया यूनिवर्स बना, इसमें टेम्परेचर दे दिया, पृथ्वी बना, उसका टेम्परेचर घटता गया, उसमें जल पानी ये सब बन गया, उसमें जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। अब लगातार अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी धारणा दी, अपना सोच दिया, उन्होंने पाया पृथ्वी का विकास कैसे कैसे हुआ। अलग अलग मत थे। तो जीवन की उत्पत्ति में जो पहला मत दिया था विशिष्ट शिष्ट सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल मतलब विशिष्ट तरीके से, क्रिएशन मतलब किसी चीज का बनना। ये थ्योरी दिया गया था फादर स्वारिस द्वारा। ये भैया थ्योरी बहुत मतलब फादर स्वारेज ने इसे दिया था। इस थ्योरी में कुछ खास नहीं था। इस थ्योरी में इसे धार्मिक रूप से जोड़ लिया गया। जैसे कि इनका कहना था कि पृथ्वी हमारी 4000 साल पहले है। 4000 साल पहले पृथ्वी हमारा बना है। इसमें क्या हुआ, गॉड आए, भगवान आए, उन्होंने एक दिन क्या हुआ, ऐसे भगवान ने क्या किया कि एक दिन में अर्थ बना दिया, दूसरे दिन उन्होंने जल और जितने पेड़ पौधे उनको बना दिया, तीसरे दिन उन्होंने कुछ एनिमल्स बना दिए, चौथे दिन और एनिमल्स बचे थे मैमल्स को बना दिया। अल्टीमेटली उनका कहा था 6 दिन में उन्होंने भगवान गॉड ने अर्थ पे सारी चीज़ें बना दी। 6 डे में, 6 दिन में अर्थ पे गॉड ने सारी चीज़ें बना दी। और दूसरी बात इन्होंने कहना था हमारी पृथ्वी 4000 साल पहले पुरानी है। और तीसरी बात इनका ये कहना था जितनी भी चीज़ें थी ये ऐसे गॉड ने, ऐसे भगवान ने ऐसे ही बनाया था, जैसे बनाया था चीज़ें वो आज भी ऐसी हैं और भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी। हालांकि जब इन्होंने कहा था ये चीज़, इन्होंने धार्मिक मान्यताओं से इसे जोड़ा था। तो धर्म के नाम पर कोई गलत बोल नहीं सकता था उस समय। कोई बोल देता तो बहुत ही गलत हो जाता, शायद उसे फांसी भी चढ़ा दी जाती। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे भाई वो लोग चुप रहे। तो मतलब इनकी बात काफ़ी मानी गई। ठीक है, काफ़ी लोग मतलब चर्चे में रहे। लेकिन ये बात धीरे धीरे बिल्कुल ही गलत साबित हुई। बाद के जो साइंटिस्टों ने आए उन्होंने अच्छी खोज की, उन्होंने इन बात को पूरा पूरा कैंसिल कर दिया कि ये प्योर थियोरेटिकल थॉट है, बस जो मन में आया वो बोल दिया। उसके बाद उन्होंने इनका 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा। फादर स्वराज ने 3 मुख्य चीज दिए थे। क्या? संसार आज जितने भी जीव जातियां विद्यमान है सब ऐसे ही सृजित हुई होंगी। मतलब जितनी भी जीव जातियां हैं ये ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी ही रहेंगी। मतलब गॉड ने इन्हें ऐसे ही बनाया था। उत्पत्ति के समय ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी रहेगी। उनका मतलब था जब इनका फॉर्मेशन हुआ ये ऐसे ही है भैया, ऐसी ही बनाई गई थी, ऐसी ही रहेंगी। पृथ्वी 4000 साल पुरानी है। इन लोगों का कहना था पृथ्वी ज़्यादा नहीं, बस 4000 साल पुरानी। लेकिन आपने देखा 20 बिलियन, 20,000 करोड़ पहले तो ये ब्रह्मांड बना है। 450 करोड़ से पहले पृथ्वी बनी है। 400 करोड़ पहले तो जीवन का विकास होना स्टार्ट हुआ। भैया कह रहे हैं ये तो 4000 साल पुरानी है हमारी पृथ्वी। तो अब कहते हैं पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया था। भैया हिंदू लोग जो धर्म ग्रंथ वाले हैं उनका मानना है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ, पृथ्वी का सृष्टि का हमारा निर्माण हुआ ब्रह्मा ने किया था। शरीर के विभिन्न अंग भागों में किया। देवता, राक्षस, मनुष्य, ब्रह्मा के सिर से, पक्षी छाती से। मतलब ये कुछ नहीं फर्जी का है। देश मतलब धार्मिक नाम पर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे ब्रह्मा ने विकास किया, तो यह आपको ध्यान नहीं देना है। 19वीं सदी में विज्ञान की तीव्र गति के साथ साथ विशिष्ट सृष्टिवाद मत का प्रदर्शन हुआ। मतलब 19वीं सदी, किसी सदी का मतलब जानते हो? अब बात करते हैं 19वीं सदी और 20वीं सदी। इसमें कौन सी सदी चल रही है? तो आपका आंसर होगा 21वीं सदी। 21वीं सदी चल रहा है कि नहीं इसमें? 21वीं सदी। 21वीं सदी। और वैसे 21वीं सदी कहने का मतलब
कहा जा रहा है कि 21वीं सदी चल रहा है। एक्सीडेंट चल रहा क्या है 2000, इसमें 20 चल रहा है 2020। तो क्या ये 2000 से 2100 से इनके बीच का टाइम पीरियड है 21वीं सदी? यही है। मतलब यहाँ से एक चीज समझ आया कि 2000 के बाद 2100 के बीच में जो ये टाइम पीरियड चल रहा है 21वीं सदी है। अगर 22वीं सदी बोल दिया जाए यानी 21 के बाद, इसके बाद 2200 इनके बीच, जैसे 22वीं सदी। जैसे ओवर की बात करते हैं, जो मैच में ओवर होते हैं, कभी आपने देखा है जब पहला ओवर डालते जाते हैं उसमें ये थोड़ी नहीं लिखता 1.1, उसमें पहले क्या था 0.1, 0.2, 0.3, मतलब पहले ओवर की इतनी गेंद चल रही है। जब 0.6 हो जाता है उसके बाद लिखा आता है फर्स्ट ओवर, तब लिखा आता है ना फर्स्ट ओवर। अब दूसरे ओवर की बात करें तो जब डालने आते तो पहले थोड़ी ना लिख सकता है कि दूसरे ओवर हो, लिखा आता है 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 खत्म, तो 2 ओवर कंप्लीट होते हैं। ठीक उसी प्रकार 21वीं सदी, मतलब 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है। 2020 पूरे हो गए हैं, 2000 पूरे होने के बाद जो आएगा तो 21वीं सदी, जब ये 21वीं सदी पूर्ण हो जाएगा, 21वीं सदी पूर्ण हो गया तो 2100 जैसे ही खत्म हो, 2100 जैसे आप हुई मतलब 21वीं सदी खत्म, अब 22वीं सदी स्टार्ट हो रहा है। ये होता है सदी। जो सदी बोला जाता है, मतलब अगर 21वीं सदी बोला जा रहा है तो मतलब 20 के बाद 21 के पहले, तो 2000 के बाद 20वीं सदी खत्म हो गया, 1900 से 2000 के बीच का 20वीं सदी होता है। कि ये आप थोड़ा इस पर फोकस करिएगा। अब कहते हैं लेकिन 19वीं सदी में ढेर सारे के साइंटिस्ट आए, डार्विन आए, वेलेस आए, अच्छे मतलब एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने थोड़ा सोच के बोलना, मतलब एज ए साइंटिफिक तरीके से खोज करके चीज़ों पर मतलब अपनी प्रक्रियाएं दी। जीवाश्म होता है उनके काल निर्धारित पदार्थ निष्कर्ष निकाला गया। तो मतलब जीवाश्म मतलब क्या होता है, जैसे कि पृथ्वी के नीचे जो दब गए तो उनकी हड्डियाँ बची होंगी, बोन्स बचे होंगे, तो उनको जब निकाला जाता है तो कार्बन डेटिंग, ठीक, कार्बन डेटिंग क्या होता है, मतलब कार्बन डेटिंग रेडिएशन के थ्रू उनके ईयर्स को देखा था, मतलब कितने वर्ष पहले वहाँ पर जीवित थे, सारी चीज़ें का अध्ययन किया जाता था। इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे उनकी खोज होने पर अलग अलग जो अवधारणा आई, वो वाकई मतलब उस पर सोचने लायक थी, मतलब वो सही अवधारणा तो वही थी फिलहाल। उसके बाद देखो पहले क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, हमारे फादर स्वराज जी आए, उन्होंने धार्मिक बात कह दी। उसके बाद कॉस्मोजोइक थ्योरी आई, ठीक, कॉस्मोजोइक थ्योरी जो आई, इनका कहना था ब्रह्मांडवाद में, इन्होंने इसमें क्या, रिचटर नाम के साइंटिस्ट आए, ये आपको नोटिस करना होगा, ध्यान देना होगा। रिचटर नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा, भैया जीवन और मरण की बात ही मत करो, सृष्टि की आप बात ही मत करो, जीवन की उत्पत्ति की बात क्या करना है, जो जीवन है वो तो अमर है। इनका कहना था भैया जीवन तो अमर है, जीवन अमर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मांड बना उसी समय निर्जीव और सजीव एक साथ उत्पन्न हुए थे, एक साथ बने थे। भैया सृष्टि के नाम पर प्रश्न ना करें, ये किसका कहना था, रिस्टर ने। इसके साथ साथ इन्होंने, इसी के साथ साथ रिस्टर ने क्या कहा, ब्रह्मांडवाद में ब्रह्मांड के किसी अज्ञात भाग या नक्षत्र मतलब किसी दूसरे ब्रह्मांड से जो आपके बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, वो आपके आकर अपनी अर्थ पर आ पहुंचे, और बस क्या था, इसी स्पोर्स से धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ने लगी। जीव द्रव्य अन्य प्रकार के कणों को, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है दूसरे ग्रह से इस ग्रह पे आ रहे थे, उसके साथ साथ कुछ बीजाणु भाई थे, वो मतलब उनका कहना था दूसरे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन संभव था, भाई जीवन वहाँ पर पड़ रहा है, और वहाँ से भाई ये डस्ट पार्टिकल आते हैं, ढेर सारे यूनिवर्स में जाओगे आपके ढेर सारे डस्ट पार्टिकल इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और बहुत सारी गैसेस होंगी आपको मिलेंगी। तो उस समय आपके बीजाणु भी कुछ उड़ के आपके आ गए इस अर्थ पे, और धीरे धीरे यहाँ से जीवन का विकास हुआ। ऐसे ही आर्हेनियस
इन्होंने कॉस्मिक पैनस्पेरिया थ्योरी दी। दी कॉस्मिक पैनस्पेरिया थ्योरी आपको ये नोट करना होगा। अर्हेनियस ने दी थे कॉस्मिक पैनस्पेरिया। इनका कहना था कि भाई जब ब्रह्मांड, इनका सेम ऐसे कुछ रिस्टर के जैसे इनका भी कहना था कि जितने भी जीव हैं कहा कि जीव सारे ब्रह्मांड में और उनके बीजाणु एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र पे आ जा सकते हैं। इनका ऐसा कहना था कि दो ग्रह हैं, कोई भी ग्रह हो तो उसमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जो आपके बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आसानी से आ जा सकते हैं। बस क्या, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आए, वहाँ पर इन्होंने जर्मिनेट किया और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी, मतलब अपनी संख्या बढ़ा दी। उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया। आज पृथ्वी पर ये ब्रह्मांड के किसी भाग से आए हैं भैया, ब्रह्मांड किसी भाग से उठकर अपनी पृथ्वी पर आ गए हैं। अधिकांश वैज्ञानिक ब्रह्मांड को इसलिए अस्वीकार करते हैं कि अंतरिक्ष इतना ठंडा है, शुष्क और विकिरण है, इससे गुजरने पर कोई भी जीव जीवित नहीं रहता। इनकी बात पर ज़्यादातर साइंटिस्टों ने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान क्यों नहीं दिया? उनका मानना था भैया पृथ्वी के आसपास जितनी भी चीज़ें, इतनी ठंड है, इतनी शुष्क है, ठीक है, इतनी सारी रेडिएशंस उस पर गिर रही हैं, भला उसमें कौन जीवित रह सकता है? इस बात पर इनकी बात को लोगों ने क्या किया, मान्यता नहीं दी। उनका तो मेन कहना यही था भैया, आप कह रहे हैं कि दूसरे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकती हैं, लेकिन इतना टेम्परेचर ठंडा है और शुष्क और साथ में यू रेडिएशंस गिर रही हैं, आदमी को तो पता नहीं क्या हो जाए, रेडिएशंस, इतनी सारी खतरनाक रेडिएशंस गिर रही हैं, अगर एक व्यक्ति उस रेडिएशन संपर्क में आ जाए तो उसकी डेथ होनी निश्चित है। तो भला कैसे ये स्पोर्स जीवित रह सकते हैं? तो इस बात पे, इनकी बात को लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसकी बात आती है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कुछ ऐसी कहानी इनकी थी, स्वतः उत्पादन है जीवोत्पत्ति मत। कुछ इसका कहना नहीं था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस भी कहते हैं। इनका बस इतना ही कहना था, जितनी सड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ये अपने प्लेटो और अरस्तु जी का कहना था। ये आप ए बायोजेनेसिस हेडिंग डालना, उसमें आपको लिखना होगा प्लेटो और अरस्तु द्वारा दिया गया था। इनका कहना था बस जितनी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे कीचड़ हो गए, पत्तियाँ हो गई, मतलब भूसे हो गए, मतलब जितने भी नॉन लिविंग चीज़, जितने गिरे पड़े चीज़ है, आपके लकड़ी डंठल सब दिखे, नॉन लिविंग चीज़ों से एक लिविंग चीज़ों का विकास हो गया। अब बताओ, इतनी खतरनाक इन्होंने हाइपोथेसिस दे दी कि नॉन लिविंग चीज़ों से, जैसे जैसे भूसे कीचड़ आज से स्वतः प्रकट हो गए कि आपके लिविंग चीज, माना नील नदी के कीचड़ से मछलियाँ, मेढक जो आपके नदियों में है, जो कीचड़ है उसमें जो गंदगियाँ, उससे मछलियाँ, मेढक, सांप, कछुए सब पैदा हो गए। घास फूस, घास जो मांस, कूड़ा करकट, बाल के गंदगी, ठीक है, विष्ठा, गोबर एवं ओस की बूंदों से कीड़े मकोड़े और पसीने से चीलरों की स्वतः उत्पत्ति हो गई। मतलब इनका कुल मिला के ये आपको जो लिखना होगा, ये बायोजेनेसिस में दिया गया था प्लेटो और अरस्तु द्वारा। इनका कहना था कि जो चीज़ों की शुरुआत हुई, मतलब नॉन लिविंग चीज़ों से, निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ों का विकास एक का एक होता है, बस इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। वॉन हेलमोंट ने तो किसी अंधेरे स्थान पर गेहूं में पसीने से भीगी गंदी कमीज दबा देने से 21 दिन में चूहे की उत्पत्ति का दावा तक किया जाता है। वॉन हेलमोंट नाम के साइंटिस्ट थे, ये तो और अजीब तरह के साइंटिस्ट थे भैया। इनका कहना था अंधेरा हो, ठीक है, गेहूं लो आप, पसीने से भिगोकर उसे 21 दिन तक रख दो, उसमें आपका चूहा उत्पन्न हो जाएगा। ये तो अजीब लेवल की बकलोली है। अब भी हमारे देश में बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि पसीने से, चीलर से, बालू गंदगी से भाई ढेर सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। देखो, इस नेचर में एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ खाना होगा वहाँ खाने वाले होंगे। एक ध्यान रखना, जहाँ खाना, आपके आसपास चींटियाँ नहीं है, ठीक है, चींटियाँ नहीं है, बस आप एक मीठा रख दीजिए, कोई चीनी शक्कर गिला दीजिए, और जस्ट 1 घंटे बाद देखिए आपको चींटियाँ आपको देखने लगी। भैया कहाँ से आई? अपने आप पैदा हो गई? चीनी ने पैदा किया? नहीं यार, चीनी तो नहीं पैदा किया। जहाँ खाना होगा वहाँ खाने वाले खुद ही आ जाएंगे।
आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, देखकर खाने वाले खुद आ जाएंगे। तो ये थ्योरी ये जस्ट इमेजिन थी, मतलब बहुत ही घटिया थ्योरी थी कि नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ों का विकास हुआ। बाद बाद में हालांकि दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको प्रूव करके हाँ, मतलब हैक्सलेट नाम के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रूव करके इसे मतलब लोगों के सामने कहा ये वाहियात थ्योरी है, मतलब बिल्कुल गलत थ्योरी है। बड़े जंतुओं का जनन करते देखा गया। अरस्तु ने कहते हैं थोड़ा सा भिन्न मत रखा। अरस्तु ने क्या रखा, एक बार स्वतः उत्पादन से बन जाने के बाद जीव स्वयं जनन द्वारा अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन जीव की नई किस्में निर्जीव पदार्थ से ही स्वतः उत्पन्न उत्पादन द्वारा बनती हैं। देखो, अभी तक जो प्लेटो और वॉन हेलमेंट उन्होंने दिया कि भाई नॉन लिविंग चीज़ से लिविंग चीज़ बनती है, लेकिन ये थोड़ा नोटिस करना अरस्तु की बात है। अरस्तु ने क्या कहा, भैया एक बार कोई जीव बन गए, स्वतः उत्पादन करने वाली जीव बन गई, वो इन्होंने कहा भाई नॉन लिविंग से लिविंग बन गई, भाई इन्होंने कहा कि एक बार वो जीव बन जाए, उसके बाद वो स्वयं अपने आप रिप्रोड्यूस करके, जैसे हम में क्या होता है, हमारे माता पिता से हम प्रोड्यूस करते हैं, हमसे और हमारे होने वाले नहीं, जब शादी होगी उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, क्या ये मतलब माता पिता मिलकर जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे ही वो जो सेल्स होगा अपने जैसे ध्यान अपने जैसे सेम जीव को उत्पन्न करेगा। क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होगा, क्या ये वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन होगा? क्यों नहीं, क्योंकि ये सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसमें वेरिएशंस आएंगे। लेकिन इनको बात क्या रहा, देखा इनका बात ये ध्यान रखना इस पे, इन्होंने क्या कहा, लेकिन जब वो जीव बनेगा जिसमें नई वेरिएशन नई किस्म की जीव बननी होंगी, वो भैया निर्जीव पदार्थ से ही बनेगा, स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि इनका भी घूम फिर के यही कहना था कि नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ का विकास होता है। तो आपको अरस्तु की ये बातें यहाँ से यहाँ तक लिखनी होंगी। पहले पॉइंट में आप ये लिखना, इनका कहना था कि एक बार कोई जीव उत्पन्न हो जाए तो वो अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करने की टेंडेंसी रखता है, क्षमता रखता है, टेंडेंसी यानी क्षमता रखता है। दूसरी बात इनका ये आपको लिखना होगा कि अगर कभी भी नई किस्म की वैरायटी नई किस्म की जीव बननी हो तो वो निर्जीव चीज़ों से ही बनती है। 17वीं सदी के मध्य में अधिकांश वैज्ञानिक इसी मत को मानते थे। 17वीं सदी मतलब 1600 से 1700 के बीच में सदी जो थी, उस समय जो इतने साइंटिस्ट थे भाई वो इनकी बात पर विश्वास करते थे। हालांकि जब 17वीं 18वीं सदी में आई ढेर सारी खोज और हुई तो इस थ्योरी को गलत साबित किया गया, जिसे हम नेक्स्ट थ्योरी में बात करेंगे। उसके बाद कंट्रोवर्सी ऑफ एबायोजेनेसिस थ्योरी, जो एबायोजेनेसिस थ्योरी दी गई है उस पे कंट्रोवर्सी मतलब उसका विरोध करना। इसके बाद फोर्थ थ्योरी आपकी थी अजीवत या जीवोत्पत्ति का विवाद, कंट्रोवर्सी ऑफ एबायोजेनेसिस एवं बायोजेनेसिस। इसके पहले आपने देखा एबायोजेनेसिस में क्या था, नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें, निर्जीव चीज़ों से कैसे जीवित चीज़ें या सजीव चीज़ों का विकास होता है, कुछ साइंटिस्टों का ऐसा कथन था। लेकिन इस थ्योरी में क्या हुआ, इस बात पर विवाद होने लगा कि जो लोगों ने, जिस साइंटिस्टों ने कहा कि भैया निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज बन जाती हैं, एकाएक सजीव चीज़ें बन जाती हैं, इनका विरोध करने लगे। और फाइनली इसे प्रूव भी किया गया कि ऐसा नहीं होता है कि निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ बनती हैं। उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया गया है हक्सले द्वारा, सॉरी लुईस पास्चर द्वारा। लुईस पास्चर ने प्रूव भी किया कि ऐसा नहीं होता है कि नॉन निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ें बनती हैं। तो 17वीं 18वीं 19वीं सदी की अनेक वैज्ञानिक काफ़ी साइंटिस्टों का मतलब जब ये आपकी एबायोजेनेसिस थ्योरी आई, जिसमें अरस्तु का भी कहना था, ढेर सारे प्लेटो, ढेर सारी वॉन हेलमोंट, इन सब का कहना था भैया नॉन मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, सड़ी गली लकड़ियाँ होती हैं, कीचड़ होते हैं, इन सब से सजीव चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाता है, बन जाती हैं सजीव चीज़ें। जिसको प्रूव करने के बाद फाइनली हार्वे ने 1651 और टी.एच. हक्सले 1817 और जीवोत्पत्ति ओमना सुल्ला या ईशुल्ला। एक्चुअली क्या हुआ, आपने 11th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इसमें ओमनी सिल्ला इस सिल्ला का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ओमनी सिल्ला सिल्ला ई सिल्ला
इससे दिया था रोडोल्फ वर्चो ने, जिन्होंने बताया था कि जो सेल्स नई सेल्स होती हैं अपने पहले से प्रेजेंट सेल से बनती हैं। इनका कहना था कि भैया जो पहले से प्रेजेंट सेल है वही नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ओमनी सेल्युलर इस सेल्युलर का फॉर्मेशन, मतलब रोडोल्फ वर्चो द्वारा दिया गया था। बायोजेनेसिस थ्योरी में ध्यान रखना, बायोजेनेसिस थ्योरी, जेनेसिस थ्योरी जिसे हम आप अभी पढ़ रहे हो, जिससे बोलते हैं जीवोत्पत्ति, मतलब जो जीवों की उत्पत्ति होती है, एक्चुअली में जो जीवों की उत्पत्ति होती है। जीवात मतलब जो आपकी लिविंग चीज़ों से, मतलब जो लिविंग चीज़ें बनती हैं यह निर्जीव चीज़ों से नहीं बनती, इस थ्योरी में यही कहा गया है। सिद्ध करने के लिए देखो फाइनली ढेर सारे साइंटिस्टों ने इसका विरोध किया। इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इस साइंटिस्ट को बायोजेनेसिस थ्योरी जो दी गई थी इसको प्रूव किया था आपके लुईस पाश्चर जी ने। आइए देखते हैं इस थ्योरी के अंदर क्या था। पहले तो आप फिगर ध्यान रखिए, इस थ्योरी में जो आपके लुईस पाश्चर जी थे, लुईस पाश्चर जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनसे सजीव चीज़ बनती हैं। उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने फ्लास्क लिया, उस पर उसको हीट कर दिया, इसके साथ साथ इसमें इन्होंने ईस्ट लिया और शुगर सोल्यूशन, ठीक है, ईस्ट शुगर सोल्यूशन लेकर इसे हीट कर दिया। यानी इसे हीट करने के बाद इसमें जो जर्म्स होंगे इस फ्लास्क में वो सब डेथ कर जाएंगे, तो इसे कहते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ बॉइलिंग। मतलब इसमें जो लिविंग चीज़ें थी, मतलब जो बैक्टीरिया और सारी चीज़ें थी वो डेथ कर गई जो इसे इन्फेक्ट कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ईस्ट इसमें तो था ही, और बैक्टीरिया जो होते हैं ढेर सारे, जबकि जो जीवाणु बैक्टीरियाज होते हैं वो सब अब इसमें ग्रोथ कर सकते थे अगर इन्वायरमेंट मतलब एयर के कांटेक्ट में आते। तो लुईस पास्चर ने क्या कहा, लुईस पास्चर ने कहा कि भैया आप दो फ्लास्क लो। उन्होंने एक फ्लास्क और फ्लास्क में एक्स यस शेप की नली लगा दी, ठीक है। तो उन्होंने दो फ्लास्क, एक फ्लास्क को डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट में रखा, इसमें एक एस शेप की नली लगाई, और दूसरे को ऐसे डायरेक्ट इन्होंने एयर का कांटेक्ट में रख दिया। अब इसमें एयर का कांटेक्ट होने से इसमें आपके भले ही ईस्ट थे, ठीक है, ईस्ट होने के बाद ये इम्प्योर एयर इसमें इनसाइड अंदर जाएगी, जिससे ढेर सारे आपके बैक्टीरिया भी अंदर जाएंगे, या उनके स्पोर्स, या मतलब बोले तो स्पर्म एज लाइक, जिससे वो ढेर सारे बैक्टीरिया को फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस एयर के माध्यम से बैक्टीरिया यहाँ के ईस्ट पे ग्रो करेंगे और ढेर सारे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेंगे। जबकि आपकी जो एस शेप है फ्लास्क, एस शेप होने की वजह से इसमें जो डस्ट पार्टिकल या एयर इनसाइड जाती है, इन जो नलियाँ हैं यहाँ पर चिपक जाती है, फाइनली इसमें शुद्ध एयर जाता है, शुद्ध हवा ऑक्सीजन अंदर जाने की वजह से इसमें किसी प्रकार की बैक्टीरिया का डेवलपमेंट है, किसी प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु नहीं उत्पन्न होते हैं। तो इस थ्योरी से लुईस पास्चर जी ने कहा कि देखो ये इम्प्योर एयर के कांटेक्ट होने से इसमें बैक्टीरिया या जीवाणु बना आपका, यानी इम्प्योर एयर जो आपका आपके वातावरण में जो एयर है, हवा है, उसमें न कहीं बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट थे जो डायरेक्ट ईस्ट के कांटेक्ट में आकर ग्रो कर गए। जबकि जब इन्होंने एस शेप मतलब नली को घुमा के रखा जिसमें सिर्फ शुद्ध एयर ही जा पाया, उसमें तो ऐसा कोई नहीं कोई बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। यानी ये थ्योरी जो आपके थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थे, इसने आपकी अजीवत या बोले तो एबायोजेनेसिस थ्योरी को मतलब बाहर कर दिया कि ये जो अवधारणा थी लोगों की नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ें बनती हैं वो बिल्कुल गलत है। आगे हम सीखते हैं आखिर लुईस पास्चर ने थ्योरी में क्या कहा। अब इसमें देखो लुईस पास्चर 1860 से 1862 में फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के थे। इन्होंने क्या किया, स्पेलेंजनी के प्रयोग के बाद, यानी इन्होंने ऐसा प्रयोग करके बताया लोगों को, स्पेलेंजी ने भी प्रयोग किए थे, लोगों को बताया कि भाई जो आपकी लिविंग चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग से नहीं बनती। उसके बाद जो फाइनली प्रूव किया था ये आपके लुईस पास्चर ने इसे प्रूव करके बताया था। तो आपको लुईस पास्चर की थ्योरी ध्यान रखनी है। तो लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग में क्या सिद्ध किया भैया, इन्होंने पास्चर ने फ्लास्क में ईस्ट और शंकर का घोल डाला, घोल में जीव यदि पहले से उपस्थित थे उसके लिए उसने क्या किया, हीट कर दिया, जितने बैक्टीरिया थे सब क्या हुए, डेथ कर गए। फ्लास्क में अशुद्ध वायु, उन्होंने बस जो मैंने आपको कहानी बताई जैसे बताई बस उसी
को आपको लिख के दिखाया गया भैया, कैसे उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, एस शेप लिए, नॉर्मल लिए, किस प्रकार एयर की एंट्री हुई। तो फाइनली जिसमें एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, अशुद्ध एयर इनसाइड फ्लास्क गया, उसमें ही बैक्टीरिया ग्रो हुई। मतलब एयर में कहीं ना कहीं पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। इस थ्योरी का कुछ ऐसा कहना था। तो ये बायोजेनेसिस थ्योरी को धारणा की अब समाप्त कर दी गई। सजीव से ही जीवन की उत्पत्ति हुई और फाइनली अब प्रूफ हुआ सजीव चीजें ही जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, निर्जीव चीजें से सजीव चीजों का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद ऑफरेन, हेल्डेन, ये 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के लिए एक नई अवधारणा पेश की। अभी तक लोगों का मानना था जो लोगों की उत्पत्ति हुई, ये लोग निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ों की उत्पत्ति करने वाले काफ़ी लोग थे, जिनकी अवधारणा को लुईस पास्चर ने समाप्त कर दिया थ्योरी ऑफ एज बायोजेनेसिस के थ्रू। ठीक है, जीवोत्पत्ति के थ्रू। उसके बाद हेर्लेन और ओपरेन इन्होंने बताया कि भैया जो आपके लिविंग चीज बने हैं कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक सब्सटेंस से, अकार्बनिक चीज़ों से कार्बनिक चीज़ें बनी और कार्बनिक चीज़ें ही बाद में इन्वॉल्व ही आपकी सेल्स में। ठीक है, ये सेल्स आपकी रेप्लिकेशन कर सकती थी, एक सेल से 2 सेल्स बना सकती थी और ये सेल्स से ही धीरे धीरे आपकी विकास की तरफ बढ़ते गए। और आज इस संसार में इतने सारे जैव विविधता, मतलब ढेर सारे आपको जीव देखने को मिले हैं। तो हम बात करते हैं हेल्डन और ऑफरेन के इस थ्योरी के बारे में। आज भी रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपेरन, यानी जो आपके ओफरेन थे वो रसिया के थे, रूसी थे साथ में, और ये रसायन शास्त्री थे, मतलब साइंस केमिस्ट थे। वहीं भौतिकवाद जो आपके थे, आपके जो हेल्डन थे उनकी बात कहा जा रहा है, क्योंकि इस थ्योरी को 2 साइंटिस्टों ने मिल के दिया था, ओफरेन एंड हेल्डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस थ्योरी में आखिर क्या हुआ था। यानी अगर हम बात करें इस थ्योरी में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुई कह सकते हैं। और देखो इस थ्योरी की बात करें, हीरो, एक ट्रिक याद रखना, हीरो साइकिल नहीं होती, हीरो साइकिल, H फॉर हेल्डन, जो हेल्डन, सॉरी ये आपकी स्पेलिंग मेरी मिस्टेक है, हेल्डन आपके इंग्लैंड के थे, वहीं रसिया के थे आपके ओफेरन। 2 साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट ने मिलकर इससे थ्योरी की बात की, केमिकल इवोल्यूशन की बात की, इसे केमिकल इवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने कहा भैया जो आपके जितनी भी लिविंग चीज़ें बनी कहीं ना कहीं ये पहले अकार्बनिक चीज़ें थी, अकार्बनिक से अकार्बनिक रसायन बोल सकते हैं, इनसे कार्बनिक रसायन, और कहीं ना कहीं इससे आपके आरएनए बने, प्रोटीन बने, ठीक है, एमिनो एसिड बने, एमिनो एसिड, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ और इन सब से धीरे धीरे मिलके हमारी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके बीच में कई स्टेप, मतलब आरएनए, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये मिलकर एक गोले का फॉर्मेशन की, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, इनके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया और ढेर सारी इसकी परिकल्पनाएं थी। लेकिन जो इनका मतलब मेन मोटो था, इनका कहना था भैया अकार्बनिक रसायन से कार्बनिक रसायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद आरएनए बने, प्रोटीन्स बने, एमिनो एसिड बने, उसके बाद धीरे धीरे आपके प्रोबायोन्स बने, सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ये मेनली इनका कथन था। लेकिन इसे प्रूव करने वाले आपके स्टैनली मिलर थे, जो अमेरिका के साइंटिस्ट स्टैनली मिलर ने इसे अपने प्रयोगशाला में ही इसे प्रूव करके दिखाया था कैसे केमिकल इवोल्यूशन हुआ। अगर हम बात करते हैं जब आपकी अर्थ बनी तो अर्थ में उसमें टेम्परेचर बहुत हाई, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। उस समय एटमॉस्फेयर में गैसेस जो थी, हाइड्रोजन थी, हीलियम्स थी और डस्ट पार्टिकल्स थे। देखो आपके क्लाउड्स हैं, ठीक है, सनलाइट पड़ रही थी,
सनलाइट पड़ने से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑलरेडी था। वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब लावा से क्या निकल रही थी, अमोनिया, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ढेर सारी गैसेस निकल रही थी। NO2 हमने पढ़ा था, सॉरी अमोनिया पढ़ा था, और साथ में मीथेन भी निकल रहे थे। कहीं ना कहीं देखो ये सारी चीज़ें जो हैं, CO2 हो गया, CO क्या है, इनको इनको इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। अकार्बनिक क्या होता है, देखो अकार्बनिक में अगर कोई ऐसा कार्बन मिल जाए, कोई कार्बन ऐसा हो जिसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो आपका कार्बनिक होगा, अनदर वो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक में इंक्लूड किया जाएगा। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कार्बनिक होगा, जैसे CH4 कार्बनिक है, CO2 ये सब अकार्बनिक चीज़ें हैं। तो ये मिनरल सॉल्ट हो गए, अकार्बनिक चीज़ें हो गए। प्रिमिटिव ओशियन, ये समुद्र की बात कर रहा है, ठीक है। समुद्र में उसके बाद देखो एथाइलिन, एस्टिलीन, एल्डिहाइड, सारी की ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ऑर्गेनिक एसिड से ये मिलकर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजनस बेस, ये सारी चीज़ें बनाई जो हमारे सेल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखो फ्यूल पडल डिचेज, मतलब गड्ढों में आप देखेंगे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें बनी। उसके बाद माइक्रोस्पोर, कोजरवेट, इन दो हाइपोथेसिस, दो सच मतलब सिद्धांत के अनुसार उनका कहना था भैया जो RNA प्रोटीन होते हैं ये सारी चीज़ें एक चीज़ मिलकर इसमें वाटर मॉलिक्यूल ने इनको चारों तरफ से क्या किया, ढक लिया, चारों तरफ से इनको ढक लिया। उसके बाद ये इनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई, ये डिवाइड होकर एक सेल से दो सेल्स बना सकती थी, ऐसा कुछ कथन इनका था। तो हमको इस थ्योरी में जो मेन चीज़ समझना है वो क्या था, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, ओफरेन और हेल्डेन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को पदार्थवाद या मटेरियलिस्टिक थ्योरी, पदार्थवाद मतलब पदार्थ, ढेर सारे आपके एलिमेंट्स मिलकर इनऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड क्या है, प्रकार से क्या है, तब तो ही तो है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही हैं। ऑफेरिन ने भी इस परिकल्पना पे अपना मतलब साथ दिया हेलन के साथ साथ। इसको बोलते हैं द ओरिजिन ऑफ लाइन में, ओरिजिन ऑफ लाइन और सॉरी द ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक बुक थी जिसमें इनकी परिकल्पनाएं दी गई। अंग्रेज वैज्ञानिक JBS हेलन, इनका क्या नाम था, हेलन, वो क्या थे, ऑफरेन ने जो सन 1961 में भारतीय नागरिक बन गए, यानी भारतीय नागरिक मतलब कहीं भले ही आपके अंग्रेज थे लेकिन इंडिया में आके रहने लगे तो भारतीय नागरिक कहलाए। इनमें यहाँ पर भारतीय नागरिक का इन्हें वो मिल गया, यहाँ पर ये रहने लगे। सन 1929 में प्रस्तुत की इन्होंने अपनी परिकल्पना दी जिनमें देखो मेन मोटो क्या था, जीवन का पहला स्वरूप पूर्व से विद्वान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं RNA प्रोटीन से हुआ है। इनका कहना था जीवन का जब पहला स्वरूप, मतलब सेल्स तो ऐसे थोड़ी ना बन गई, सेल में से आपकी केंद्रक भी होती है, केंद्रक में आपकी DNA होता है, उसके बाहर RNA होती है, प्रोटीन होती है, ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। ये जीवन का पहला स्वरूप हुआ, ये कहीं ना कहीं कार्बनिक अणु जो पहले से विद्यमान थे उनसे बना। अब कहते हैं कार्बनिक अणु क्या बना, कैसे बने, जब पता है आपके 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इतना तेज टेम्परेचर था उस समय, जो एक्टिविटी हो रही थी उससे आपकी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बन के आ रही थी, जिससे स्टैनले ने प्रूव भी किया कैसे बनी चीज़ें, और जीवन की रचना हुई, ठीक है। रासायनिक विकास के पश्चात घटित हुई जिसमें अकार्बनिक संगठनों से, देखो आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको यहाँ तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बेहद पॉइंट है, ठीक है। इनका काम मतलब अगर इस प्रक्रिया पर कुछ ध्यान रखना है तो साइंटिस्ट का नाम और यहाँ से आपको यहाँ तक ध्यान रखना होगा। नन्नताय जीवन की रचना रासायनिक विकास के पश्चात घटित हुई जिससे अकार्बनिक संगठनों से विविध कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, यानी अकार्बनिक चीजों से कार्बनिक चीजों का फॉर्मेशन हुआ। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत अत्यधिक था, जीवन की उत्पत्ति समुद्र के जल में, ध्यान रखना जितनी भी जीवन का फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले वो कहाँ बनी, जल में। ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। जितनी भी चीजें बनी, वो जितने भी लाइफ्स बने, सबसे पहले उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं जल से ही स्टार्ट हुआ है। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए आपका जो वाटर है, जल है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये शख्स बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है, वाटर से, जल में ही। ऐसा माना जाता है पृथ्वी प्रारंभ के अकार्बनिक रसायनों के द्वारा अनेक प्रकार के अकार्बनिक रसायन से ढेर सारे कार्बनिक अणुओं का निर्माण कराई, ठीक है। यह वातावरण में तूफानी ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न हुई। अब कह रहा है कि कार्बनिक रसायन कार्बनिक कैसे में परिवर्तन, नहीं कार्बनिक रसायन में कैसे परिवर्तन हो गए, ये कहीं ना कहीं वातावरण में तूफानी ज्वालामुखी से आपके मेथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें निकल रही थी, CO2 गैसें निकल रही थी ना,
उनके माध्यम से, और इस 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के थे, हाइड्रोजन हीलियम आपके इन्वायरमेंट पहले प्रेजेंट थे, यूवी रेडिएशंस गिर रही थी, इन सारी चीज़ों के माध्यम से मीथेन, अमोनिया गैसों की बहुत सारी मात्रा ये भी टूट के CO2 कैसे CO2 में कन्वर्ट हो रही है, पिछले लेक्चर में आपने डिस्कस किया था। इन सब माध्यम से आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें यानी कार्बनिक चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको इस थ्योरी में क्या क्या ध्यान देना है, इस थ्योरी में आपको ध्यान देना है कि इस थ्योरी को किसने दिया था, ओपरेन एंड हेल्डन ने, जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में पहली बार रासायनिक थ्योरी के बेस पे इसको लोगों के साथ प्रस्तुत किया। उसके बाद आपको यहाँ से बस इतनी पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर है उसको ही बाद में ही लिखा गया, अकार्बनिक चीज़ों से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। तो मेन मोटो उनका यही था, अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का फॉर्मेशन हुआ, जिससे RNA, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें बनी। फाइनली आपके वो लाइफ का फॉर्मेशन ऐसे होता ही गया। जिसे प्रूव करने के लिए भैया उन्होंने कह के निकल लिए, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए स्टैनली मिलर आए थे। स्टैनली मिलर ने इसे प्रूव करके बताया आखिर कैसे अकार्बनिक चीज़ों से कार्बनिक चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैनली मिलर का प्रयोग पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, वहाँ पर चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।